क्या है ये लॉ? इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज करें कि ये कोई एनक्लोजर है जिसमें एक बॉडी है, ये दिस इज अ बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर है T और एनक्लोजर का टेम्परेचर है T नॉट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि T नॉट की वैल्यू है 300 केल्विन और T की वैल्यू है 310 केल्विन। तो T माइनस टी नॉट कितना हुआ? T माइनस टी नॉट हुआ 10 केल्विन। तो अगर मैं T माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 10 अपॉन में 300, दैट कम्स आउट टू बी 1/30। कुछ समझे बच्चों? सो यू कैन सी दैट T माइनस टी नॉट, जिसको मैं डेल्टा T भी लिख सकता हूं, बाई टी नॉट इज मच मच लेस देन 1। तो यहीं से शुरू होता है ये लॉ। तो आप समझ सकते हो कि लॉ में ये कहा गया है कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज नॉट मच मच मोर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, यानी द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टू द ओरिजिनल टेम्परेचर इज मच मच लेस देन 1, तब। ठीक है, देखो क्या है लॉ, बोलता हूं मैं, लिखो। दिस लॉ स्टेट्स दैट if temperature of a body is not much more than temperature of surroundings, then the rate of cooling of the body is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surroundings। यानी रेट ऑफ कूलिंग का क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो, मान लीजिए कि किसी बॉडी का टेम्परेचर T था इनिशियली का मतलब एट T इज इक्वल टू T, T1 इक्वल्स टू T, और T माइनस डी टी हो गया एट T2 इक्वल्स टू T प्लस डी टी स्मॉल t। तो रेट ऑफ कूलिंग हुआ dt बाई डी टी, यानी द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, राइट। और ये प्रोपोर्शनल होगा T माइनस टी नॉट के। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहां पे लिख देते हैं T नॉट। अब देखिए dt बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू टी माइनस टी नॉट। यहां पे मैं एक माइनस साइन भी लगा रहा हूं। तो माइनस साइन इज टू indicate that the temperature is falling, it is the rate of cooling, right। तो अगर हम ग्राफ बनाएं टेम्परेचर का, तो बच्चों ग्राफ ऐसा आएगा, याद रखिएगा ग्राफ। ये टेम्परेचर है बॉडी का, इनिशियल टेम्परेचर मान लो Ti है, और T नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो आप पाओगे कि ग्राफ एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, मतलब शुरू में तेजी से टेम्परेचर घट रहा है और बाद में स्लो रेट से घट रहा है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो मैं बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड करने हैं हमें। तो जैसे कि आप देख रहे हो dt इज द डिफरेंस टेम्परेचर। तो dt कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1 एंड टाइम इज T, सो इट इज इक्वल टू K इंटू में T माइनस टी नॉट। बच्चों मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो अगर टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है तो यहां पे तो हमें इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर लेना था। तो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर तो क्या लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो वेरी हो रहा है। तो बच्चों इस समस्या से बचने के लिए हम यहां पे एवरेज वैल्यू ले लेते हैं T1 प्लस T2 बाई 2। समझ गए आप? तो हमारा ये लॉ बन जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। तो ये वो फॉर्मूला बना जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे, राइट, या जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं।
ठीक है, और आप नोट करें यहां तक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी falls to 68 degrees Celsius from 72 degrees Celsius in 5 minutes. Right? If temperature of surroundings is fixed at 20 degrees Celsius, then find the time in which the temperature falls to 27 degrees Celsius from 33 degrees Celsius. ठीक है बच्चों? So I repeat the question. The temperature of a body falls to 68 degrees Celsius from 72 degrees Celsius in 5 minutes. If temperature of surroundings is fixed, or you can say maintained, at 20 degrees Celsius, then find the time in which the temperature of the body will fall to 27 degrees Celsius from 33 degrees Celsius. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा फार्मूला ये है, तो चलिए यूज करते हैं फार्मूला और सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला केस है कि जब टेम्परेचर 72 से 68 हो गया। अब यहां पे T2 माइनस T1 था, माइनस के चलते T1 माइनस T2 हो गया, तो 72 से टेम्परेचर 68 हो गया और वो 5 मिनट्स में हो गया। तो मिनट ही रहने देंगे, तो हमारा आंसर मिनट में ही आ जाएगा। K इंटू 72 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। अच्छा, क्योंकि यहां पे डिफरेंसेस हैं तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में टेम्परेचर 33 से 27 जा रहा है, तो 33 माइनस 27 अपॉन टी मिनट है ये, इज इक्वल टू के इंटू 33 प्लस 27 बाई 2 माइनस 20। अब यही दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूं, यहां पर देखिएगा। ये वाली इक्वेशन मेरी ऐसी बन जाती है, 4/5 इज इक्वल टू के इंटू में 70 माइनस 20, यानी कि 4/5 इज इक्वल टू के इंटू 50। और ये इक्वेशन मेरी बन जाती है 6 अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू में 30 माइनस 20, जो कि 10 हो जाता है, यानी कि के इंटू में 10। तो मैं अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू टी अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 अपॉन 10। के तो कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे हम 0 भी कैंसिल कर देते हैं और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4, जो कि सॉल्व करके आ जाती है, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया यहाँ पे, दिस इज 75/2 यानी कि 37.5 मिनट्स। अब आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया? टाइम इसलिए लग गया ज़्यादा क्योंकि वो बॉडी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के क्लोज आ गया। तो अभी ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था ना कि शुरू में टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा और फाइनली टेम्परेचर स्लो रेट से गिरेगा, राइट। अच्छा, अगर इसी में पूछे कि टेम्परेचर जो है वो 27 से 20 तक होने में कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि जो ग्राफ है उसमें जो लाइन है वो इनफाइनाइट टाइम में जाके टच करती है। आप समझ गए मैंने क्या कहा? 33 से 27 तक आने में टाइम लगा है 37.5 मिनट, 27 से 20 होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर?
सो आप समझ गए होंगे और ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समाप्त होता है। ठीक है, नोट कर लें। नहीं कंटिन्यू करें। तो नोट कर लिया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वीन्स लॉ को। So I have told you E lambda is monochromatic emittance of black body, यानी एक ब्लैक बॉडी का मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। बच्चों क्या होगा अगर हम एक ब्लैक बॉडी को गर्म करें? तो ध्यान से सुनिए, एक ब्लैक बॉडी को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक ब्लैक बॉडी को आप देख रहे हैं तो वो आपको रोशनी में जो दिख रही है तो वो अपने रिफ्लेक्शन के कारण दिख रही है। असल में वो रिफ्लेक्ट कुछ करती नहीं, तो वो बैकग्राउंड दिखेगा बस उसका, राइट, ब्लैक बॉडी का। बट अगर हम उसको अंधेरे रूम में ले जाएं, बिल्कुल डार्क रूम में, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हम उसको गर्म करना शुरू करें तो शुरू में जो उससे रेडिएशन एमिट होगा वो इंफ्रारेड होगा, वो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर हम उसको और गर्म करें तो वो लाल हो जाएगी। उसके बाद हम उसको और गर्म करें तो वो हमें येलोइश दिखेगी। फिर हम उसको और गर्म करेंगे तो हमें वाइटिश दिखेगी। फिर हम उसको और गर्म कर देंगे तो थोड़ी ब्लूइश हो जाएगी। और अगर हम उसको और गर्म कर दें तो वो वायलेट कलर उसका आ जाएगा, वायलेटनेस आ जाएगी उसमें। तो बेसिकली सवाल ये उठता है कि उसका कलर रेड क्यों दिख रहा है हमें? क्या वो केवल रेड वेवलेंथ एमिट कर रही है? आंसर इज नो। जब वो रेड हमें दिख रही है तो वो रेड कलर को डोमिनेंस में एमिट कर रही है, और जब वो हमें ब्लू दिख रही है तो वो ब्लू कलर को डोमिनेंस में एमिट कर रही है। आल्दो वो ब्लू के अलावा वायलेट भी एमिट कर रही है, रेड भी कर रही है, ग्रीन भी कर रही है। आई होप आप समझे। तो एक कलर जो डोमिनेंस में एमिट हो रहा है वो उसका कलर डिसाइड करता है। तो आप समझते हैं कि व्हाइट कलर में 7 रंग हैं, विबग्योर से हम जानते हैं उनको। तो जो सबसे जो छोटी वेवलेंथ है वो वायलेट की है और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो रेड की है। तो जब हमने गर्म करना शुरू किया तो पहले उसने इंफ्रारेड यानी रेड से भी बड़ी वेवलेंथ को डोमिनेंस में एमिट किया, फिर वो रेड हो गई, फिर वो येलो हो गई यानी छोटी वेवलेंथ को डोमिनेंस में एमिट कर रही है। तो हम यहां पे ग्राफ बना रहे हैं मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस का विद वेवलेंथ। तो देखिएगा कैसा ग्राफ बनता है। तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है बच्चों, इसको आप नोटिस करना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एक डॉटेड लाइन है, राइट। तो हमने लो टेम्परेचर पे एक बॉडी को रखा और उसका मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस का ग्राफ बनाया। द ग्राफ वाज लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि इस खास टेम्परेचर पे इस खास है ना वेवलेंथ के लिए जो मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस है वो मैक्सिमम है, यानी यही वेवलेंथ है जो डोमिनेंस में एमिट हुई है, यानी यही वेवलेंथ है जो उसका कलर डिसाइड करेगी। मान लो ये रेड है या फिर ये इंफ्रारेड है, राइट। अब हमने टेम्परेचर जो रखा था वो रखा था T1। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम ये पाएंगे कि ग्राफ इज समवट लाइक दिस। तो अब की बार जो वेवलेंथ डोमिनेंस में एमिट हुई है वो है, ठीक है, अब की बार जो वेवलेंथ डोमिनेंस में एमिट हुई है वो है λ2। तो λ2 इज लेस। मान लो यहां पे टेम्परेचर है हमारा T2, ठीक है बच्चों। तो देखते जाइए, ये T1 है, ये T2 है। तो T2 टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ डोमिनेंस में एमिट हुई है वो कम हो गई। मान लो ये रेड हो गई। अब हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब वो वेवलेंथ जो डोमिनेंस में एमिट हो रही है वो λ3 हो गई है, राइट। यानी ये टेम्परेचर T3, यानी T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1 एंड λ3 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ1। तो अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है वीन्स, WIENS, वीन। तो वीन ने एक लॉ दिया जिसको हम वीन्स लॉ कहते हैं, और उसने टेम्परेचर में और इस वेवलेंथ में, यानी वो वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस मैक्सिमम है, तो यहां पे हमारी
वाई एक्सिस पे हमने ई लैम्डा बनाया हुआ है और इस एक्सिस पे लैम्डा लिया हुआ है। तो वो वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा मैक्सिमम है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, तो लैम्डा एम इंटू टी इज बी और बी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है वीन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाएगी और लैम्डा एम की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे टी की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक है, या फिर आपको क्या कहते हैं, दो वैल्यूज दी जाएंगी, लैम्डा एम वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू। कुछ सुन रहे हैं आप? यानी कि एक स्टार है जिसके लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो लैम्डा m1, वो लैम्डा m1 वेवलेंथ पे है और उसका टेम्परेचर T1 है। दूसरे स्टार की जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो लैम्डा m2 वेवलेंथ पे है और उसका टेम्परेचर T2 है। तो अगर हमें ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये निकालना हो तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आप कर लेंगे। राइट, ठीक है, ये नोट हुआ। अब इसी में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, एक सेकंड। जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया वो प्रोपोर्शनल पाया गया t की पावर 4 के। अब सवाल ये उठता है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एरिया रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा को, विच इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 4। तो ई लैम्डा है मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, तो उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके इंफिनिटी तक तो वो आ जाएगा E। तो E इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 4 और ये क्या है? ये है वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन लॉ कैन बी वेरीफाइड बाय द ग्राफ E लैम्डा वर्सेस लैम्डा। राइट, सो दिस इज स्टीफन्स लॉ। सो आई होप आप समझ गए कि इस ग्राफ का यूज हम स्टीफन्स लॉ को वेरीफाई करने में भी कर सकते हैं। राइट, अब एक चीज और बता देते हैं, चलिए। तो ये जो है ई लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, ई लैम्डा 1 मैक्स या ET1 या E1 मैक्स, ये है E2 मैक्स, ये है E3 मैक्स। E1 मैक्स का मतलब है कि वो वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस मैक्सिमम है। राइट, तो उस मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस की वैल्यू, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट ई लैम्डा मैक्स यानी E1 मैक्स मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 5। तो हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने एग्जाम में नहीं देखे हैं, बट फिर भी आप याद रख लीजिएगा, ई लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन और फिर हम इसको चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? ओके। क्वेश्चन है, स्टार ए has radius r and its intensity is maximum for wavelength 6000 angstrom, whereas star B has radius 3r and its emittance मतलब इंटेंसिटी यानी मोनोक्रोमेटिक इंटेंसिटी, एमिटेंस वही इंटेंसिटी, समझे ना बच्चों, इज मैक्सिमम
for wavelength 3000 angstrom. If power of star A is P, then find power of star B. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जरा समझिएगा, तो इसमें टेम्परेचर तो नहीं गिवन है पर वेवलेंथ गिवन है, तो हम ये इसमें सॉल्यूशन लगाएंगे कि लैम्डा ए इंटू टी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी। बच्चों समझे? तो लैम्डा ए इज 6000 इंटू टी ए इज इक्वल टू 3000 इंटू टी बी। सो दिस इज क्लियर दैट टी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी ए, यानी जो स्टार बी है उसका टेम्परेचर स्टार ए का 2 गुना है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया ही था कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड टेम्परेचर पावर 4। सो पी डैश इज इक्वल टू रेडियस की वजह से 9 का फैक्टर आ जाएगा और टेम्परेचर की वजह से 16 का फैक्टर आ जाएगा। सो 9 इंटू 16 144, पी डैश इज इक्वल टू 144 पी। तो बच्चों होपफुली आपको समझ आ गया। दोबारा सुन लीजिए, रेडियस तो 3 गुनी है, तो 3 का स्क्वायर 9 और टेम्परेचर तो 2 गुना है, तो 2 की पावर 4 16, तो कुल मिला के 144 पी। राइट, तो नोट कर लीजिए। और इस तरह से बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग